स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं इसे हम? लघु बीजाणु जनन। अब देखिए लघु बीजाणु जनन का अभिप्राय क्या है, तो लघु बीजाणु जनन का अभिप्राय है लघु बीजाणुओं का निर्माण, है ना। किसका निर्माण? लघु बीजाणु का निर्माण, लघु बीजाणु का निर्माण। आपको अच्छी तरीके से पता है कि लघु बीजाणुओं को ही हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। इट मींस हम यहां पर मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं परागकणों के निर्माण की, कि किस तरीके से परागकणों का निर्माण होता है। अब देखिए यहां पर आप कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं, जो परागकण हैं, वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। इनकी प्लॉइडी कैसी होती है? तो ये अगुणित प्रकार के होते हैं। हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथर में दो फ्यूचर पढ़े थे, एक पैराइटल सेल का फ्यूचर और दूसरा था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फ्यूचर, है ना। प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका की हमने बात की थी। प्राथमिक वित्तीय कोशिका का फ्यूचर मैंने आपको अभी बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर, यानी पराग कोश की संरचना के अंदर हमने सारी लेयर्स की बात कर ली। अब आ जाता है कि जो पॉलन सेक है उसके अंदर जो आपकी पीएससी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, उससे आगे क्या बनने वाला है उसके फ्यूचर की बात करें। तो देखिए उसके फ्यूचर में आप देखें यहां पर सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, एक पीएससी जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, सामान्यतः कैसी होती है? एक डिप्लॉइड यानी द्विगुणित कोशिका है, ठीक है ना। इसे आप क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इस पीएससी से किसका फॉर्मेशन होता है? पीएमसी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं पॉलन मदर सेल। क्या कहते हैं इसे? पॉलन मदर सेल। तो पीएससी किस में कन्वर्ट हुई? पीएमसी में कन्वर्ट हुई, है ना। इससे पहले आप इंटरमीडिएट स्टेज और बता सकते हैं कि पीएससी में माइटोसिस के थ्रू बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है, और बीजाणुजन उत्तक में ही कुछ कोशिकाएं जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन पॉलन मदर सेल या पीएमसी से फर्दर किसका फॉर्मेशन होता है? एमएमसी का निर्माण होता है, और एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए पीएससी भी डिप्लॉइड है, पीएमसी भी डिप्लॉइड है और एमएमसी भी डिप्लॉइड है। इट मींस ध्यान में रखें कि जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तब तक सारी कोशिकाएं आपको कैसी देखने को मिलेगी? सारी कोशिकाएं आपको कैसी देखने को मिलेगी? यहां पर डिप्लॉइड देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब देखें एमएमसी के अंदर मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हुआ, आपको अगुणित माइक्रोस्पोर, अगुणित लघु बीजाणु मिल जाते हैं। अब यहां पर कितने माइक्रोस्पोर आपको मिलेंगे? तो ध्यान में रखें, एक अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और एक समसूत्री विभाजन से कितनी? तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी हम कहें एक एमएमसी में अगर अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है तो आपको कितने माइक्रोस्पोर मिलेंगे? 4 माइक्रोस्पोर का यहां पर फॉर्मेशन होगा। और ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में केलोज की परत से जुड़े हुए रहते हैं। चारों माइक्रोस्पोर एक साथ क्या है? केलोज की एक परत, केलोज एक पॉलीसैकेराइड है, उसके माध्यम से ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। जब ये 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे टेट्राड, उसे हम कहेंगे चतुष्क। तो यहां पर देखें अटैच विथ केलोज एंड फॉर्म टेट्राड। तो ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं ये केलोज की परत के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहेंगे और जुड़कर ये टेट्राड का निर्माण करेंगे। अब इन एक टेट्राड के अंदर, एक टेट्राड में चारों लघु बीजाणुओं की जो व्यवस्था है अलग अलग हो सकती है ना। उन व्यवस्थाओं को ही हम यहां पर स्टडी करें। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम यहां पर टेट्राड के टाइप को स्टडी कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ टेट्राड यानी टेट्राड के प्रकार। 5 प्रकार आपके सामने यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? एक है आपका टेट्राहेड्रल, जिसे हम कहते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। अब देखें चतुष्फलकीय अवस्था में क्या होता,
तो चतुष्फलकीय अवस्था में सामने से देखने पर 3 माइक्रोस्पोर आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक जो है वो पीछे की ओर उपस्थित होता है, डॉर्सल सरफेस में उपस्थित होता है, जो आपको सामने से दिखाई नहीं देगा। इस तरीके की व्यवस्था क्या कहलाती है? चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कहलाती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने, मैक्सिमम जो डाइकोट प्लांट है, अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप हैं, उनमें आपको किस प्रकार का ये जो टेट्राहेड्रल प्रकार का है, यही टेट्राड देखने को मिलता है। दूसरा आ जाता है आइसोबाइलेटरल, हिंदी में कहते हैं हम इसे समद्विपार्श्विक, या समद्विपार्श्विक आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो सामने डायग्राम के बेस पर आप इनके डिस्क्रिप्शन सिंपली बता सकते हैं। एक ही तल पर आपको चारों माइक्रोस्पोर या चारों लघु बीजाणु देखने को मिलते हैं। तो आप सामने से देख रहे हैं, आपको चारों लघु बीजाणु यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे? समद्विपार्श्विक। एग्जाम्पल, जितने भी मोनोकोट प्लांट है, एक बीजपत्री पादप हैं, उनमें आपको किस प्रकार के जो आइसोबाइलेटरल प्रकार के टेट्राड हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली ध्यान में रखें, डाइकोट में आपको कैसे मिल रहे थे? टेट्राहेड्रल। और जो मोनोकोट है उसमें आपको कैसे मिल रहे हैं? तो आइसोबाइलेटरल मिल रहे हैं। तीसरा प्रकार आ जाता है डेक्यूसेट, जिससे क्रॉस्ड या क्रॉसित प्रकार भी कहते हैं। जिसे कौन सा प्रकार? क्रॉसित प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। अब क्रॉसित प्रकार में देखिए कि जो ऊपर के 2 लघु बीजाणु हैं वो नीचे के 2 लघु बीजाणुओं से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, है ना, परपेंडिकुलर या फिर कह सकते हैं समकोण स्थिति में उपस्थित होते हैं, जिसमें आपको जो 3 माइक्रोस्पोर हैं वही दिखेंगे, ऊपर के 2 दिखेंगे और नीचे का एक जो है वो बैक साइड में पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है ना। तो सामने से देखने पर आपको यहां पर भी कितने? 3। तो टेट्राहेड्रल में और डेक्यूसेट या क्रॉसित में क्या अंतर है? यहां पर माइक्रोस्पोर्स 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है, जबकि वहां पर कोई 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है टी शेप। अगर टी शेप की बात करें तो चारों लघु बीजाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि अंग्रेजी के अक्षर टी के समान आकार का निर्माण होता है, जिसमें ऊपर के जो 2 है वो ट्रांसवर्सली अरेंज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, और नीचे के जो 2 हैं वो ट्रांसवर्सली अरेंज होते हैं और मिलकर कुछ टी आकार की संरचना का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान में रखें, डेक्यूसेट जो है वो किस में पाया जाता है? मैग्नोलिया के अंदर उपस्थित होता है, और जो टी शेप है वो आपको एरिस्टोलोकिया के अंदर देखने को मिलता है। और लास्ट आ जाता है आपका लीनियर, है ना, रेखित प्रकार का। और रेखित में चारों लघु बीजाणु एक रेखा के अंदर व्यवस्थित होते हैं, लीनियर फॉर्म में देखने को आपको मिलते हैं। तो चारों आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, हेलोफिला। ठीक है ना। ये आपके 2 टॉपिक यहां पर हुए हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा टाइप्स ऑफ टेट्राड। डायग्राम के बेस पर डिस्क्रिप्शन और एक एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर, वो आपको यहां पर याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वगैरह, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि परागकोश का परिवर्धन कैसे होता है, परागकोश की संरचना कैसी होती है और परागकोश के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसा होता है। यानी हमने लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टडी किया था। अब देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद में यानी लघु बीजाणु जनन के बाद में आपको रिजल्ट क्या मिला था? आपको एमएमसी में एक मियोसिस के थ्रू कितने 4 माइक्रोस्पोर्स मिले थे, और चारों माइक्रोस्पोर केलोज की परत से आपस में जुड़कर एक टेट्राड या चतुष्क का निर्माण करते हैं। यही बात थी। अब टेट्राड के हमने डिफरेंट वहां पर टाइप भी पढ़े थे, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट टाइप पढ़ा था हमने, टी शेप जो है टाइप पढ़ा था हमने, लीनियर टाइप स्टडी किया था। लेकिन अब देखें कि जो केलोज की लेयर है, उस केलोज की लेयर को टैप्टम से सीक्रीट होने वाला एंजाइम
कैलेज एंजाइम। मैंने पहले भी आपको ये चीज टैपेटम के टाइम पर बताई थी कि टैपेटम जो है वो एंजाइम भी सीक्रेट करती है, और कैलेज एंजाइम जो है वो कैलोज की लेयर को डिकम्पोज कर देगा, और जैसे ही टेट्राड में कैलोज की लेयर डिकम्पोज होगी, टेट्राड के जो चारों माइक्रोस्पोर्स हैं वो चारों क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, है ना। और अब यहां पर आप कह सकते हो कि प्रत्येक पृथक्कृत या अलग हुआ जो लघु बीजाणु है उसे आप कह सकते हैं पॉलन ग्रेन या परागकण। अब परागकण कैसा दिखता है, परागकण के बारे में हम यहां पर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए परागकण की संरचना में देखें कि नॉर्मली राउंड शेप, यानी सामान्यतः आपको परागकण कैसा देखने को मिलता है, गोलाकार देखने को मिलता है। इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है वो लगभग 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा। कितना व्यास होता है, 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर आपको डायमीटर पॉलन ग्रेन का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो वनस्पति विज्ञान की या बॉटनी की वह शाखा जिसमें पराग कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे पैलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी। अब देखिए यहां पर दो कंसेप्ट मैंने बताए हुए हैं कि अगर परागकण में 3 जनन छिद्र उपस्थित हैं तो उसे ट्राइकोलपेट कहेंगे, और 1 जनन छिद्र उपस्थित है तो उसे मोनोकोलपेट कहेंगे। अब ये जनन छिद्र क्या है तो उसको आप पहले स्ट्रक्चर के अंदर देख लीजिए। यहां पर ये देखिए, ये एक नॉर्मल पॉलन ग्रेन का एक सामान्य परागकण का डायग्राम है। कैसा है तो सामान्यतः आपका राउंड शेप यहां पर मिलता है, और उसकी जो सबसे बाहरी परत है, सबसे आउटर मोस्ट जो भित्ति है, उस भित्ति को हम कहते हैं यहां पर एक्साइन। क्या कहते हैं इसे, एक्साइन कह सकते हैं, बाह्य त्वचा आप कह सकते हैं, ठीक है ना, बाह्य भित्ति आप कह सकते हैं। अब ये जो बाह्य भित्ति है इसकी विशेषता, तो आपको विशेषता कुछ डायग्राम में दिख रही होगी कि ये जो आपकी एक्साइन है ना, ये जो आपकी बाह्य भित्ति है, ये बाह्य भित्ति थोड़ी सी साइज में कैसी है, थिक है, मोटी है, और मोटी होने के साथ में ये कठोर होती हैं, और कठोर और अलंकृत, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है अलंकृत। तो देखें मोटी हो गई, थिक हो गई, है ना, साथ में ये कठोर हो गई, और कठोर होने के बाद में इसमें जो आपको इस तरीके से ये कुछ डिजाइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल, है ना, अलंकृत प्रकार का यहां पर कह सकते हैं। उसके बाद में देखें कि एक्साइन जो है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, किसकी बनी हुई है, जो बाह्य भित्तिया, जो बाह्य चोल है वह किसकी बनी है, आपकी स्पोरोपोलिनिन की बनी है। तो ध्यान में रखें एक्साइन या जो बाह्य चोल है, यह बाह्य चोल किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ की बनी है। और स्पोरोपोलिनिन पादप जगत का सबसे जो है कह सकते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस, पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, और अब तक प्रकृति में कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिकम्पोज कर सके, अपघटित कर सके। तो आप कह सकते हैं यह एक प्रकार का जैव अनअपघटनीय पदार्थ है, और इसका अपघटन जब प्रकृति में संभव नहीं है तो इसी वजह से परागकण जो है वो जीवाश्म के रूप में देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ध्यान में रखना। पूछा जा सकता है कि जीवाश्म जो है, परागकण जो है वो जीवाश्म के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, तो आप ध्यान में रखें कि इनकी जो बाह्य चोल है वो किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की, और हाईली रेजिस्टेंट होती है ना, उच्च प्रतिरोधकता रखती है। तो ताप, दाब, इस प्रकार की जो कंडीशंस है उसमें भी ये डिकम्पोज नहीं होती है। तो विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों, विभिन्न जीवों के प्रति प्रतिरोधी परत स्पोरोपोलिनिन। अब देखिए कि पूरी एक्साइन में कहीं कहीं आपको ऐसे जो है पोर्स कह सकते हैं, आप इनको ऐसे साइट कह सकते हैं जहां स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे स्थानों को हम जर्मिनल पोर या फिर जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, जनन पोर या फिर जर्मिनल पोर या फिर जनन छिद्र कहते हैं। अब देखें कि जर्मिनल जो पोर है वो एक्साइन पर प्रेजेंट है, यानी एक्साइन का वो भाग जहां स्पोरोपोलिनिन का जमाव
नहीं होता है, स्पोरोपोलिनिन का कोई डिपोजिशन यहां पर नहीं होता है। तो प्रेजेंट ऑन एक्साइन यानी एक्साइन पर प्रेजेंट है, स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट यानी स्पोरोपोलिनिन भी यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो फिर ये काम का क्या, तो ध्यान में रखें पॉलन ट्यूब अराइज आफ्टर जर्मिनेशन, जब पराग कणों का अंकुरण होता है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं परागण की प्रक्रिया के माध्यम से, पॉलिनेशन के माध्यम से, और आफ्टर जर्मिनेशन जब इनमें से क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। तो ये जो पॉलन ट्यूब है ये कहां से निकलेगी, ये इन जर्मिनल पोर या फिर जनन छिद्र से बाहर निकलती है। एक्साइन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है, एक्साइन से केवल पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। ध्यान में रखना निर्माण किससे होता है, तो ध्यान में रखें एंटाइन या अंतःचोल से। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अंतःचोल की। एक्साइन के अंदर की तरफ आपको क्या मिलती है, एंटाइन यानी बाह्य चोल के भीतर की तरफ आपको अंतःचोल, एक बिल्कुल पतली कोमल एवं पैक्टीन व सेल्यूलोज की बनी हुई, पतली कोमल और पैक्टीन व सेल्यूलोज की बनी हुई, जिसे आप पैक्टोसेल्यूलोज भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कंबाइंडली। तो पैक्टीन और सेल्यूलोज की बनी एक आवरण या एक चोल आपको दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं अंतःचोल। और आफ्टर जर्मिनेशन या परागकणों के अंकुरण के बाद में यही अतिवृद्धि के रूप में जर्मिनल पोर से पॉलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो ये तो बात हो गई आपकी एक्साइन और एंटाइन की। अब एंटाइन के बाद आप देखें कि एंटाइन के अंदर की तरफ प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य भरा होता है, तो काफी ज्यादा सघन जीव द्रव्य होता है और न्यूट्रिएंट रिच होता है। न्यूट्रिएंट रिच का मतलब क्या होता है, जिसमें पोषकों की मात्रा भरपूर होती है। अब पोषकों की मात्रा भरपूर होने से यहां पर क्या बेनिफिट्स हैं इसके, तो ध्यान में रखें वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, पश्चिमी देशों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो पॉलन ग्रेन है, इन पॉलन ग्रेन से पॉलन टैबलेट्स और पॉलन सिरप का निर्माण किया जा रहा है ना, पराग टैबलेट और पराग सिरप का निर्माण किया जा रहा है, और जिनकी वजह से खिलाड़ियों एवं धावक जो घोड़े हैं उनकी कार्य क्षमता में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो ध्यान में रखें पराग कणों का जो जीव द्रव्य है वो काफी ज्यादा सघन होता है, काफी ज्यादा गाढ़ा होता है और पोषक पदार्थों से भरपूर होता है। उसके बाद में इसके अंदर दो चीजें और ध्यान में रखनी, एक आपको आकार में बड़ी वैक्यूल यानी रिक्तिका देखने को मिलती है, और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है लार्ज और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, आकार में बड़ा और सुविकसित आपको न्यूक्लियस यहां पर देखने को मिलता है। तो ये थी बात आपकी किसके बारे में, पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन के बारे में। लेकिन आपको यहां पर यह चीज कि आप देखें यहां पर 1 2 3 ये 3 आपको जनन छिद्र दिख रहे हैं, तो इट मीन्स ये जो परागकण है इसे आप कौन सी कंडीशन बताएंगे, ट्राइकॉल्पेट कंडीशन। और इस प्रकार का परागकण आपको कहां देखने को मिलेगा, तो डाइकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। जस्ट अपोजिट बात करूं तो 3 की जगह अगर केवल और केवल एक ही जनन छिद्र उपस्थित है, केवल एक ही जनन छिद्र उपस्थित है, तो उसे आप क्या कहेंगे, मोनोकॉल्पेट कहेंगे। और किसमें पाया जाता है, तो मोनोकोट प्लांट के अंदर आपको इस तरीके के परागकण देखने को मिलते हैं। यह थी बात परागकण की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका फैक्ट्स अबाउट पॉलन ग्रेन्स, यानी पॉलन ग्रेन्स यानी परागकणों के बारे में हम कुछ तथ्यों का यहां पर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए इनमें कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है, एक एक दो लाइन की डेफिनेशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला आ जाता है आपका पॉलिनियम, ठीक है ना, पॉलिनियम जिसे हम पराग पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पराग पिंड भी कहते हैं। और यहां पर आपको शब्द से ही आंसर निकल जाएगा, पिंड का मतलब क्या होता है, समूह, गुच्छ, है ना। तो देखिए कि जब किसी एक लघु बीजाणुधानी के सारे परागकण मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनियम या पराग पिंड कहते हैं। सिंपली देखें कि जब हम एक परागकोश का अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमको 2 पालियां और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां हमको देखने को मिलती है, जिसको हम पॉलन सेक भी बोलते हैं। और उस पॉलन सेक में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यानी बहुत सारे परागकण उपस्थित होते हैं। तो एक लघु बीजाणु धानी के या एक पॉलन सेक के अंदर जितने भी क्या प्रेजेंट होते हैं? परागकण उपस्थित होते हैं, लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं, वो सारे मिलकर एक समूह, एक गुच्छ का निर्माण करते हैं। और इसी गुच्छ या इसी समूह को हम क्या कहते हैं? पराग पिंड कहते हैं। तो देखें, ऑल पॉलन ग्रेन्स ऑफ स्पोरेंजिया कंपोज टू फॉर्म पॉलिनियम, है ना। एग्जाम्पल ध्यान में रखें आप। एग्जाम्पल है यहां पर कैलोट्रोपिस हो गया यानी आंख। कैलोट्रोपिस का मतलब क्या होता है? आंख का पादप, है ना। और आंख के पादप में आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉलिनियम यानी परागपिंड देखने को मिलेगा, जो एक मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचना का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो ये आर्किडेसी फैमिली आप कह सकते हैं, आर्किडेसी फैमिली कह सकते हैं, आप एक्सिलपिडिएसी फैमिली कह सकते हैं। इन फैमिली के अंदर आपको पॉलिनियम इजी वे में देखने को मिलता है। दूसरा आ जाता है आपका पोलीस्पोरी। पोलीस्पोरी, बहु बीजाणुकता। क्या कहेंगे इसे? इसे हम कहेंगे बहु बीजाणुकता। अब बहु बीजाणुकता का अभिप्राय क्या है? तो देखें कि जनरली एक टेट्राड में कितने माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट थे? 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट थे। अगर किसी टेट्राड में 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर या 4 से ज्यादा पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है ना, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? बहु बीजाणुकता या पोलीस्पोरी, है ना। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है आपका कस्कूटा रिफ्लेक्सा। कस्कूटा किसका नाम है? कस्कूटा अमरबेल का नाम है। तो देखें, अमरबेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? अमरबेल, है ना। अमरबेल के अंदर आपको पॉलीस्पोरी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये हमने 2 टर्म्स की बात की, एक पॉलिनियम परागपिंड की और दूसरा पॉलीस्पोरी बहु बीजाणुकता की। नेक्स्ट आ जाता है विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। अब विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन का मतलब है यहां पर जीवन क्षमता, है ना। पराग कणों की जो जीवन क्षमता है उसकी बात कर रहे हैं। जीवन क्षमता का मतलब क्या है? तो जीवन क्षमता का अभिप्राय है पराग कोश से पृथक होने के पश्चात कितने समय तक वे परागकण अंकुरण की क्षमता रखते हैं। परागकोश के स्फुटन से, है ना, परागकोश स्फुटन के पश्चात परागकोश से मुक्त होने के बाद कितने समय तक परागकण अंकुरित होने की क्षमता रखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पराग कणों की जीवन क्षमता। तो सिंपल सा मैंने यहां पर बता दिया, लाइफ टाइम ऑफ दी पॉलन ग्रेन यानी पराग कणों की जीवन क्षमता। अब देखिए यहां पर 2 एग्जांपल आपको ध्यान में रखने। जितने भी अनाज हैं, सिरल्स का मतलब होता है अनाज, ठीक है ना। क्या है? अनाज। और अनाज में जैसे आ जाता है चावल हो गया, राइस हो गया, व्हीट यानी गेहूं हो गया। तो गेहूं, चावल, इस तरीके के जो प्लांट हैं, इनके परागकणों की जीवन क्षमता केवल मात्र 30 मिनट, केवल मात्र 30 मिनट होती है। यानी 30 मिनट के अंदर अंदर वे क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाने चाहिए। अगर वे जर्मिनेट हो गए तो वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। और 30 मिनट के अंदर अंदर अगर उन्होंने रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो जर्मिनेट नहीं हुए, देन उसके बाद वो अंकुरित होने की क्षमता खो देते हैं। क्लियर? तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा यहां पर आ जाता है रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो परागकणों की जनन क्षमता है या जीवन क्षमता है वो 1 महीने से भी ज्यादा होती है। 1 महीने से भी ज्यादा होती है। और ये जो जीवन क्षमता है किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो देखें, ये डिपेंड करती है तापमान, ताप पर, और ह्यूमिडिटी का मतलब हो जाता है आर्द्रता। तो 2 फैक्टर हैं यहां पर इनकी विएबिलिटी के लिए। एक तो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कितना है और दूसरा आर्द्रता कितनी है। ये थी बात आपकी विएबिलिटी की। उसके बाद में आ जाता है चौथा पॉइंट, एरो एलर्जन। एरो एलर्जन क्या है? एरो वर्ड रिप्रेजेंट करता है एयर को, और एलर्जन का मतलब वे कारक जो हमारे शरीर में, मानव शरीर में एलर्जी को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं, एलर्जन। तो यानी सिंपल सी चीज है कि यहां पर बात हम पॉलन ग्रेन की कर रहे हैं। तो कुछ विशिष्ट पादपों के परागकण जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं और जो वायु के साथ में हमारे शरीर में प्रवेश कर एलर्जी उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एरो एलर्जन कहते हैं। कौन कौन से ऐसे पादप हैं जिनके परागकण हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं? तो देखें, चिनोपोडियम हो गया, एमेरैंथस हो गया, पार्थेनियम हो गया, सॉर्गम हो गया, एम्ब्रोसिया हो गया। इस तरीके के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहां पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, तो इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है पार्थेनियम। यह पार्थेनियम को गाजर घास, कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसकी वजह से नॉर्मल कह सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा फैला हुआ खरपतवार है ये, और इसकी वजह से जनरली एलर्जी की जो कंडीशन है वो ज्यादा होती है, या एलर्जी जो है वो इनसे ज्यादा उत्पन्न होती है। चिनोपोडियम, एमेरैंथस, सॉर्गम के प्लांट इतने ज्यादा वाइडली स्प्रेडेड या फैले हुए नहीं है। क्लियर। और उसके बाद में देखें कि ये जो सारे प्लांट हैं ये जनरली तो क्या उत्पन्न करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी यानी अति संवेदनशीलता, जिसको हम एलर्जी भी बोलते हैं। तो इन प्लांट्स के जो परागकण हैं वो एलर्जी तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक इस प्रकार की एलर्जी रहती है तो ये अस्थमा भी उत्पन्न कर सकते हैं, या इनकी वजह से श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। तो चीरकालिक श्वसन विकार अगर आपसे पूछ लिए जाए कि एरो एलर्जन की वजह से चीरकालिक श्वसन विकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो दमा, अस्थमा का मतलब दमा, और ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है श्वसनी शोथ। उसके बाद में आ जाता है पॉलन टैबलेट एंड सिरप। तो मैंने आपको पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के टाइम पर भी बताया था कि इसके प्रोटोप्लाज्म में जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है, जो पोषक पदार्थों, पोषक तत्वों की मात्रा है, वो बहुत ज्यादा होती है, और ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स का मतलब होता है कि शरीर में जो है वो तीव्रता से ऊर्जा का संचार कर देते हैं, जिससे किसी व्यक्ति की या किसी जीव की कार्य क्षमता में एकदम से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखें यहां पर कि पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप का उपयोग वेस्टर्न कंट्रीज, जो पश्चिमी देश हैं, उन पश्चिमी देशों में इनका उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। रेस में दौड़ने वाले घोड़े हो गए, एथलीट्स हो गए, खिलाड़ी हो गए, इनको अच्छे से अच्छे प्रदर्शन के लिए क्या खिलाए जाते हैं, ये पॉलन टैबलेट और ये पॉलन सिरप दिए जाते हैं, ताकि उनकी कार्य क्षमता में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉलन कीट। जनरली आप ध्यान रखें, पॉलन कीट, कीट वर्ड इंसेक्ट से ही रिलेटेड है ना। यहां पर वो कीट नहीं है आपका, लेकिन KITT से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कीट कौन सा आपका, इंसेक्ट से ही रिलेटेड है। इसलिए आप पॉलन कीट को सीधा सा ध्यान में रखें, कहीं ना कहीं इंसेक्ट पॉलिनेशन से जो है रिलेटेड। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करूं अनाज की, जैसे अभी मैंने बात की थी गेहूं और चावल, इन पादपों के जो परागकण होते हैं ना, वो ऊपर से बहुत ड्राई होते हैं, क्योंकि इनमें वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन ऐसे समस्त पादप, ऐसे समस्त फ्लावर जिनमें किसी कीट के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उनमें यह स्ट्रक्चर मिलता है। क्या होता है पॉलन कीट? तो पॉलन कीट का मतलब होता है जो पॉलन ग्रेन है, उस पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक तेलीय परत पाई जाती है, एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो ऑयली लेयर है ना, ये जो ऑयली लेयर है ये काफी स्टिकी या चिपचिपी होती है। किसकी बनी होती है? तो देखिए वसा और कैरोटीनॉइड, लिपिड और कैरोटीनॉइड की बनी होती है। और इसमें चिपचिपापन होने के कारण ये किसी इंसेक्ट की बॉडी से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और इंसेक्ट की बॉडी से चिपकने के बाद में ये उसी इंसेक्ट के थ्रू किसी दूसरे फ्लावर तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। यानी पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है ना। तो देखिए स्टिकी लेयर
यानी चिपचिपी सी परत होती है, और दूसरा हेल्प इन एंटेमोफिली, यानी एंटेमोफिली का मतलब कीट परागण। तो यानी किसमें सहायक है? कीट परागण में सहायक है। और लास्ट आपको ध्यान में रखना है, जो पॉलन कीट है, यह पॉलन कीट पराग कणों की यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, उन पराबैंगनी किरणों से भी पराग कणों को बचाने का काम करती है। तो काफी यूजफुल है। उसके बाद में लास्ट आ जाता है पॉलन बैंक। जिस तरीके से स्पर्म बैंक, शुक्राणु बैंक होता है, जिस तरीके से सीड बैंक यानी बीज बैंक होते हैं, जिस तरीके से यहां पर आप कह सकते हैं ओवम बैंक होते हैं, एग बैंक होते हैं, है ना, तो इस तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं पॉलन बैंक, यानी ऐसी जगह जहां पर पराग कणों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन के अंदर, द्रवित नाइट्रोजन के अंदर कई वर्षों तक संरक्षित किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलन बैंक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो पॉलन बैंक्स के अंदर सीधा सा है पॉलन ग्रेन को, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स को अलग अलग जो है कैटेगरी में आप कह सकते हैं लेकर, और उनको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व किया जाता है। अब देखो, किसी भी सेलुलर एलिमेंट को, कोशिकीय अवयव को या किसी कोशिका को अगर हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहलाती है? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो परिरक्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका 7वां पॉइंट पॉलन बैंक। तो सिंपल सा हमने स्टडी किया यहां पर पॉलिनियम का मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन है उन्होंने बंच या समूह का निर्माण किया, और उस समूह को हमने क्या कह दिया? पॉलिनियम कह दिया। पॉलीस्पोरी, एक टेट्राड में 4 से ज्यादा पॉलन ग्रेन हुए तो हमने उसको क्या कह दिया? बहुबीजाणुकता या पॉलीस्पोरी कह दिया। विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, अलग अलग पादपों के परागकणों की जीवन क्षमताएं अलग अलग होती है। जैसे अनाज की 30 मिनट हो गई तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलनेसी फैमिली की 1 महीने से भी ज्यादा हो गई। एरो एलर्जन, बहुत सारे पादपों के जो परागकण है वो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, उनको एरो एलर्जन उत्पन्न कहते हैं हम। और पॉलन टैबलेट या सिरप से हम बता सकते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी टैबलेट और सिरप का यूज कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए किया जा सकता है जीवों के लिए। पॉलन कीट का मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीट परागण में पराग कणों के बाहर की तरफ एक तेलीय परत का निर्माण हो जाना, एक चिपचिपी परत का निर्माण होना, उसको पॉलन कीट बोलते हैं। और लास्ट पॉलन बैग की बात, जिसमें -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम पराग कणों को प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं। ये हो गया आपका पॉलन बैंक्स। आपका एंथरडेसेंस। एंथरडेसेंस का मतलब होता है परागकोश स्फुटन। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं परागकोश स्फुटन। अब परागकोश स्फुटन से अभिप्राय क्या है? तो परागकोश का फटना और उसमें से पराग कणों का बाहर यानी वातावरण में निकलना या रिलीज होना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागकोश स्फुटन कहलाती है। अतः हम यहां पर बता सकते हैं कि परागकोश स्फुटन की जो जिम्मेदारी है वो परागकोश में किस संरचना के पास में होती है? तो एंडोथीसियम, है ना। हमने परागकोश की संरचना में 4 परतें पड़ी थी, बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और फिर टेपिटम। तो जो सेकंड लेयर होती है एंडोथीसियम, उस एंडोथीसियम की वजह से ही परागकोश स्फुटन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना। अब देखें कि ब्रेकिंग ऑफ ड्राई वॉल ऑफ द एंथर इज कॉल्ड डेहिसेंस, यानी अगर हम बात करें डेहिसेंस प्रोसेस की टेक्निकल डेफिनेशन की, तो यहां पर हो जाता है कि जो परागकोश है उस परागकोश की शुष्क भित्ति का टूटना, शुष्क भित्ति का क्या हो जाना? टूट जाना, ब्रेकडाउन होना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेहिसेंस। और डेहिसेंस की प्रक्रिया में जो द्वार कोशिकाएं, जो स्टोमियम मैंने आपको बताई, उस स्टोमियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम प्लांट के अंदर आपको जो स्टोमियम है वो दूर दूर होती हुई मिलेंगी और वहीं से परागकण बाहर की तरफ रिलीज होते हैं।
अब जो परागकोश स्फुटन की प्रक्रिया है कितने प्रकार की है, तो यहाँ पर टेक्निकली देखें आप 4 प्रकार की हैं। डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, मैंने यहाँ पर डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट किया है ताकि याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आए। देखें 4 प्रकार हैं। एक हो गया आपका ट्रांसवर्स, जिसे आप अनुप्रस्थ कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडनल, जिसे हम लंबवत कहते हैं। तीसरा हो गया पोरस, जिसे हम कहते हैं छिद्रमय। और लास्ट आ जाता है आपका सेप्टल, जिसे हम कहते हैं पटीय। तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हो गए, अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रमय और पटीय। अब सिंपल सा डायग्राम और इस टेक्निकल टर्म को देखते हुए आपको आंसर याद हो जाएगा। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ प्रकार का, तो आप देखें इसमें ये रहा एंथर और एंथर की ये दोनों पालियां। इन दोनों पालियों में जो परागकोश स्फुटन है वो कैसा हो रहा है? अनुप्रस्थ, यानी बीच में से परागकोश जो है वो फट रहा है और यहां से परागकण क्या हो जाएंगे? एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। एग्जाम्पल ध्यान में रखें, ओसीमम सैंक्टम तुलसी, तुलसी के पौधे में आपको ट्रांसवर्स डेहिसेंस देखने को मिलेगा। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत की बात करें तो इसमें जो स्फुटन होता है वो कैसा होता है? लंबवत होता है, यानी जो एंथर है वो लंबवत फटता है और यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, धतूरा और कपास, डाटूरा और गोसिपियम जिसको हम कहते हैं। तीसरा आ जाता है पोरस या छिद्रमय। पोरस का मतलब परागकोश की जो पालियां हैं उनके ऊपर छिद्र का निर्माण हो जाता है और उन छिद्र से परागकण बाहर रिलीज हो जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यहां पर छिद्रमय या पोरस टाइप का डेहिसेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल सोलेनम नाइग्रम, जिसे हम मकोई भी कहते हैं, तो ध्यान में रखें सोलेनम नाइग्रम या मकोई के अंदर आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। और लास्ट और फोर्थ आ जाता है आपका सेप्टल डेहिसेंस। अब सेप्टल डेहिसेंस में क्या होता है? अंदर की तरफ एक सेप्टा या एक पट होता है, उस पट के या उस सेप्टा के खुल जाने से परागकण बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेप्टल या पटीय। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, बारबेरिस। तो ये थी बात इतनी सी सिंपल सी एंथर डेहिसेंस और उसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनकी।